नमस्कार। कवि रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज के साथ मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज हम इस कविता का पाठ करेंगे और साथ में इस कविता का सरलार्थ भी समझेंगे। तो सबसे पहले इस कविता के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या कुछ है इस कविता में। तो ये जो कविता है ये रघुवीर सहाय जी के संग्रह जो लोग भूल गए हैं से ली गई है। इसमें शारीरिक चुनौती को झेलते, जिसे हम दूसरे शब्दों में अपाहिज या अपंग व्यक्ति कह सकते हैं, उससे टेलीविजन कैमरे के सामने तरह तरह से सवाल पूछे जाते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे उम्मीद की जाती है कि वो किस तरह से जवाब दे, कैसी भावभंगिमा में जवाब दे। इसका लगभग सपाट तरीके से ये कविता बयान करती है और साथ में कवि ने इसमें पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। दृश्य संचार माध्यम से तात्पर्य है दूरदर्शन या टेलीविजन। तो दोनों के बीच में किस तरह का जो संबंध है उस संबंध को एक तरह से उजागर किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए कि अगर वो इतना बड़ा दायित्व लेकर चल रहा है तो संवेदनशीलता जरूरी है। बिना संवेदनशील हुए वो किसी ऐसे व्यक्ति की बात दूसरे तक न रखे। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। अगर आप पर दबाव है कारोबार का, बिजनेस का, तब आपकी प्राथमिकताएं कुछ और होती है और तब जो होना होता है वह नहीं होकर वह दिखाया जाता है जिसमें उसका फायदा हो, यानी नफा नुकसान के तराजू पर सारी बात की जाती है। साहिर जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है कि किस तरह से टेलीविजन के भीतर के स्टूडियो के भीतर की एक दुनिया होती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। ये तो एक तरह से संकेत है, प्रतीक है कि टेलीविजन प्रसारण जैसे जो लोग हैं, वो लोग या वो माध्यम या वो संस्थाएं भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो इस तरह से अपने दायित्व से हटकर संवेदनहीन हो सकते हैं। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है, भुनाना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए पाठ के रूप में भी हम देख सकते हैं। ये कविता हमारे लिए प्रेरक भी हो सकती है, हमारे नजरिए को बदलने में भी कारगर सिद्ध हो सकती है ये कविता। इसके लिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है, यानी वो एक उस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो संभव है कि जो पढ़ने वाला है, पाठक है, जिस तक ये कविता पहुंच रही है, वो इस दर्द को महसूस करेगा और कहीं ना कहीं उसके भीतर वो संवेदनशीलता जन्म लेगी जो सदा सदा उसके साथ रहेगी। तो ये तरीका कवि ने अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, क्रूरता की सीमाएं पार कर लेता है। तो ये था परिचय कविता के बारे में और अब हम पढ़ते हैं यह कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कविवर लिखते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। यहां हम जो है वो दूरदर्शन या टेलीविजन चैनल के संचालक या पत्रकार के लिए आया है। वह कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। वह खुद को समर्थ
और शक्तिशाली ताकतवर मानता है और कहता है कि हम बंद कमरे में यानी अपने स्टूडियो में एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल उसकी नजर में वह अपाहिज, वह शारीरिक चुनौती झेलता व्यक्ति है जिसका वह साक्षात्कार रिकॉर्ड कर रहा है। उस संचालक पत्रकार द्वारा स्वयं को समर्थ, शक्तिमान कहना उसके दंभ को प्रकट करता है। साथ ही वह अपाहिज व्यक्ति उसकी नजर में दुर्बल है। यह सोच या मानसिकता उस व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि संपूर्ण मीडिया जगत की दर्शाई गई है इस कविता में। फिर संचालक कहता है कि उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? ये सामने दिखाई दे रहा है कि वह व्यक्ति अपाहिज है, फिर भी जानबूझकर यह प्रश्न किया गया। फिर वह पूछता है, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिज क्यों हैं? यह कैसा बचकाना सवाल। क्या यह उसके वश की बात है कि वह अपाहिज क्यों है? क्या इसमें भी उसकी इच्छा अनिच्छा, उसकी मर्जी चल सकती है कि वह अपाहिज क्यों है? अगला प्रश्न किया जाता है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा? देता है? इस बेतुके सवाल का कोई क्या जवाब दे? क्या अपाहिजपन, अपंगता सुख भी देती है? कार्यक्रम के ये सवाल खंजर की तरह पैने हैं। ये हर किसी को भीतर तक आहत कर सकते हैं। शारीरिक चुनौती झेलता एक शख्स अपने दुख से पहले से ही दुखी है। उस पर ये चुभते सवाल, वह चुप हो जाता है। उसकी चुप्पी के पीछे छिपी उसकी लाचारी, उसकी बेबसी, उसका दुख साफ नजर आता है। बस इसी सीन, इसी शॉट की तो जरूरत है। वह कैमरामैन को निर्देश देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरा, तुम इस व्यक्ति के चेहरे पर पसरी दुख की रेखाओं को, आंखों के सूनेपन को बड़ा बड़ा दिखाओ, जूम करके दिखाओ, ताकि दर्शकों में भी करुणा जगे। कार्यक्रम संचालक उसे फिर कुरेदेगा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। जो दुख उसकी आंखें बयान कर रही है, उसके संबंध में भी ये सवाल कि आपका दुख क्या है? अपंग व्यक्ति दुख को शब्द नहीं दे पाता, चुप रहता है। उसकी चुप्पी, उसका मौन सब कुछ कह रहे हैं, जबकि कार्यक्रम के सवाल सीधे सीधे इशारा करते हैं कि उसको अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए कुछ भी कहना पड़े, करना पड़े, वह उसे मंजूर है। उस कथित पत्रकार को अपना मतलब सिद्ध करना है, भले ही दूसरे की भावनाएं आहत हो, चाहे दूसरा भीतर तक चुभन महसूस करे। वह फिर मुड़कर पूछता है, क्या पूछता है? सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? अपाहिज की अंतरात्मा को छूता वही बेतुका सवाल फिर दोहराया जाता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? उसकी पीड़ा को और गहरा और घनीभूत कर देता है, कष्ट और बढ़ा देता है। यह बात कार्यक्रम संचालक जानता है, इसलिए उसके पास दूसरा विकल्प भी है कि वह अपंग व्यक्ति को इशारे से समझाएगा, इशारे से बताएगा कि तुम अपने दुख को इस तरह दिखाओ, इस तरह प्रकट करो। ऐसा लगता है कि उस संचालक के लिए यह एक सामान्य सी बात है। उसे उस अपंग की अंतर पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, कोई अर्थ है उसे तो अपने मन माफिक शॉट चाहिए, उसे तो एक फ्रेम चाहिए। फिर उसे चेतावनी भरे लहजे में वह कहता है, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। बार बार कुरेदने पर, बार बार उकसाने पर भी जब अपंग व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती, उसका मौन नहीं टूटता, तो संचालक फिर उकसाता है। इस बार यह प्रलोभन भी है कि यह उसे अनमोल अवसर मिला है कि वह अपने दर्द को बयान कर दे, वरना यह मौका हाथ से छूट जाएगा। समाज तक अपनी बात पहुंचाने का यह उसके पास में सुनहरा अवसर है। फिर वह कहता है,
आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यह पंक्ति कार्यक्रम के संचालक की मानसिकता को उजागर करती है कि उसके प्रश्न का, इस कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है। अंतिम उद्देश्य है कार्यक्रम को सफल बनाना, लोकप्रिय बनाना। उसे उस अपंग व्यक्ति की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। उसके मर्म भेदी प्रश्न तो इसलिए है कि वह शख्स को कमजोर कर दे, उसको तोड़ दे, उसे रुला दे। जब वह रोएगा तो कार्यक्रम रोचक बनेगा। इसीलिए वह कहता है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। फिर दर्शकों से भी प्रश्न करता है, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? कार्यक्रम संचालक को दर्शकों की नब्ज भी पता है कि जब वह अपंग व्यक्ति रोएगा तो कार्यक्रम के दर्शक भी भाव विह्वल हो जाएंगे, वे भी रोने लगेंगे। दर्शक भी यही चाहते होंगे कि वह व्यक्ति रो पड़े। यहां दर्शकों के माध्यम से हमारे समाज पर, समाज की सोच पर कवि ने गहरा व्यंग्य किया है। समाज पर यह कटाक्ष किया है कि हम भी किसी की पीड़ा के चरम रूप का आनंद लेते हैं। हम भी कितने संवेदनहीन हो गए हैं, करुणा में भी रस ढूंढते हैं। आगे कविता का अगला अंश कि फिर हम दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। टेलीविजन कार्यक्रम के संचालक अपने बेतुके, निरर्थक और आहत करने वाले प्रश्नों से उस अपंग व्यक्ति को तोड़ नहीं पाया। उस अपंग व्यक्ति के भीतर का दर्द उसका चेहरा, उसकी आंखें बता रही थी। उसके होठों की कसमसाहट में वह दर्द झलक रहा था। उस कार्यक्रम ने चेहरे के इन भावों को, दर्द को बड़ा बड़ा करके, यानी जूम करके, क्लोजअप में फिल्माकर दिखाना चाहा, ताकि दर्शक उसके दर्द से जुड़कर दर्द महसूस करे। इन भावों को ही उसकी अपंगता की पीड़ा मानकर दर्शक भी रो पड़े। आखिर उसके कार्यक्रम की सफलता भी इसी में है कि दर्शक और वह व्यक्ति दोनों एक साथ रोए। इसलिए वह दर्शकों से धीरज रखने के लिए कहता है। तभी वह निर्देश देता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। जब कार्यक्रम संचालक अपंग व्यक्ति को रुलाने में कामयाब नहीं हो पाता है तो कैमरामैन को कहता है कि अब बस करो, बंद करो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे का समय कीमती है, बेशकीमती है, जिसे हम जाया नहीं कर सकते। टेलीविजन के लिए समय कीमती है, कार्यक्रम के समय से जुड़ा आर्थिक पहलू कीमती है। अगली पंक्ति है कि हम मुस्कुराएंगे, अब हम वास्तविकता के धरातल पर लौट आएंगे और इस घोषणा के साथ कार्यक्रम समाप्त कर देंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। यहां इस पंक्ति में कवि ने ऐसे कार्यक्रमों पर गहरा व्यंग्य किया है जिस कार्यक्रम को संचालक सामाजिक उद्देश्य से युक्त ठहराता है। क्या वाकई ऐसा है? उस कसौटी पर खरा उतरता है? नहीं। ऐसे कार्यक्रम निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जिनके पीछे व्यवसायिक हित लाभ होते हैं। ऐसे कार्यक्रम, ऐसे संस्थान, ऐसी मानसिकता वाले लोग कमजोर, बेबस, लाचार लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं से खेलते हैं, उन्हें भुनाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उन्हें कैसे फायदा मिले। वे ये सब काम सामाजिक सरोकारों का लबादा ओढ़कर करते हैं। मृत संवेदना वाले ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। यही इस कविता का अंतिम ध्येय भी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस कविता के शिल्प सौंदर्य पक्ष की ओर। इस कविता की भाषा के बारे में हम बात करें। इस कविता की जो भाषा है वह सहज, सरल, साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में भावों के अनुरूप भाषा है, भावानुकूलता है, प्रवाहमयता है, और साथ में इसमें उर्दू के शब्दों का भी जगह जगह
प्रयोग हुआ है, जैसे इशारे, कसमसाहट, कोशिश। इसके अलावा इसमें कई जगह कोष्ठकों का प्रयोग भी हुआ है और कोष्ठकों के प्रयोग से कथन में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ है। शैली की हम बात करें तो इस कविता में व्यंग्यात्मक और नाटकीय शैली काम में ली गई है। करुण रस है इसमें, मुक्त छंद की कविता है ये। और अलंकारों में कई सारे अलंकार आए हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे समर्थ, शक्तिवान, पर्दे पर। इसके अलावा प्रश्न अलंकार भी है, और प्रश्न अलंकार तो कई जगह आया है कि उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। पुनरुक्ति प्रकाश, बड़ा बड़ा, प्रतीक, इसमें प्रतीक भी काम में लिए गए हैं, जैसे फूली हुई आंख। फूली हुई जो आंख है वो उस बेबस लाचार व्यक्ति की बेबसी को प्रकट करती है। इसके अलावा इसमें बिंबों का प्रयोग हुआ है। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर और उसके होंठों पर एक कसमसाहट, ये दृश्य बिंब है। तो ये था कविता का शिल्प सौंदर्य पक्ष। तो ये थी आज की व्याख्या इस कविता की, और इसके साथ में हम इसको समाप्ति देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।